हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मलेरिया फीवर के बारे में। मलेरिया फीवर क्या है, मलेरिया के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, मलेरिया के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, साथ में मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है, मलेरिया के स्प्रेड को, इसके फैलने को कैसे रोका जा सकता है, इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मलेरिया फीवर क्या है। तो मलेरिया आपका एक पैरासाइटिक डिजीज है, यानी एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है। और जिस पैरासाइट से ये मलेरिया होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल प्रोटोजोआ है और इसका जो ट्रांसमिशन है, सिंगल सेल प्रोटोजोआ का जो ट्रांसमिशन है वो फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो के द्वारा होता है। यानी जो फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो है इस बीमारी को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है अगर इसका इन्फेक्शन है और उस व्यक्ति को अगर ये फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है, यानी उसे आकर के काटती है, तो उस बाइट के दौरान उस व्यक्ति का ये ब्लड सक करती है और उस ब्लड सक के दौरान उसकी बॉडी से ये जो गैमेटोसाइट हैं प्लाज्मोडियम को, उनको अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है। अब ये जो गैमेटोसाइट हैं ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में जाकर के फर्टिलाइज होते हैं और ग्रोथ होती है और उसके बाद जो बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो की सलाइवा में, उसकी लार में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो है ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है और अगर ये किसी अब हेल्दी व्यक्ति को बाइट करेगी तो उस बाइट के दौरान अपनी सलाइवा के थ्रू ये स्पोरोजोइट उस बॉडी में, उस व्यक्ति के शरीर में इंट्रोड्यूस कर देगी। और ये स्पोरोजोइट अब ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद हमारी लिवर सेल में जाता है और लिवर के पेरेन्काइमा टिश्यू में जाने के बाद ये वहाँ मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ करता है। और वहाँ ग्रोथ करने के बाद इसको ब्लड सर्कुलेशन में ये रिलीज होता है और ब्लड सर्कुलेशन में ये रिलीज होता है, उसके बाद ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है और आरबीसी में ये स्ट्रक्चर बनाता है मीरोजोइट। और मीरोजोइट जब आरबीसी को रप्चर करता है यानी आरबीसी को फाड़ता है, उसको वहां से रिलीज होता है, तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर फीवर के जो सिम्टम्स आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मलेरिया की साइकिल किस तरीके से ऑपरेट होती है, यानी किस तरीके से मलेरिया का जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो से ह्यूमन बॉडी में जाता है। अगर बात करें कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि मलेरिया का ये फीवर है, तो मलेरिया के फीवर के सिम्टम्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मलेरिया फीवर है इसकी 5 डिफरेंट स्पेसीज हैं। यानी जो मलेरिया का पैरासाइट है इसकी 5 डिफरेंट स्पेसीज हैं और इन पांचों डिफरेंट स्पेसीज में हमें डिफरेंट करेक्टर देखने को मिलते हैं। यानी जो सिम्टम्स हैं वो पांचों में थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो 5 कौन कौन सी स्पेसीज हैं। तो वो आपकी 5 स्पेसीज हैं: प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम नोलेसी। हालांकि प्लाज्मोडियम नोलेसी और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई इसके केसेस रिलेटिवली कम मिलते हैं। ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के होते हैं। यानी हम ये कहें कि कॉमन केसेस जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के देखने को मिलते हैं। और बात करेंगे कि जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है ये डेंजर फीवर की लिस्ट में आता है, यानी ये घातक मलेरिया होता है। तो अब बात करें कि इसके साइन और सिम्टम्स किस तरीके से पहचानेंगे। तो इसमें आपको ऐसे देखना है कि जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के केस में जो फीवर मिलता है उसको ये कह सकते हैं कि हर 48 आवर पे ये अपने आप को रिपीट करता है। और अगर हम बात करें कि यानी हर तीसरे दिन, आप ऐसे समझिए कि हर तीसरे चौथे दिन, तीसरे दिन रिपीट करेगा। और प्लाज्मोडियम जो है का है वाइवेक्स के केस में, वाइवेक्स के केस में ये हर फोर्थ जो है का है दिन रिपीट करता है। यानी प्लाज्मोडियम मलेरियाई के केस में और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के केस में ये इरेगुलर है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, फीवर कभी भी आ सकता है। लेकिन प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, या ये 3 दिन पर रिपीट करेगा या 4 दिन पर रिपीट करेगा। यानी अगर फीवर एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये जो इन्फेक्शन है या तो प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से होगा या प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की वजह से होगा। लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम में और प्लाज्मोडियम मलेरियाई में ये इरेगुलर हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो
यानी मेनली क्या क्या सिम्टम्स आप मलेरिया के केस में देखेंगे, तो मलेरिया के केस में आपको हेडेक देखने को मिलेगा, मलेरिया के केस में फीवर देखने को मिलेगा, और फीवर जो होगा वो चिल के साथ में होगा, ठंड के साथ में होगा। अब ये चिल या ठंड का कारण क्या है, तो मैंने अभी जब आपको बताया कि मलेरिया की जो साइकिल रिपीट होती है, यानी जो मीरोजोइट जब आरबीसी को रप्चर करते हैं, तो जितने समय में ये जब जब ये आरबीसी रप्चर होगी उसी दौरान आपको फीवर जो आएगा वो चिल के साथ आएगा, ठंड के साथ आएगा। तो इस तरीके से फीवर विद चिल होगा। इसमें आपको जो है का नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। करेक्टरिस्टिकली इसमें आपको नाइट स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, यानी पेशेंट को रात में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। इसमें आपको एक्सेसिव वीकनेस देखने को मिल सकती है, थकान देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने बताया आपकी बॉडी में आरबीसी रप्चर हो रही है, यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसमें आपको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, यानी पीलिया के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है, तो आपकी बॉडी में जो भी बाइल पिगमेंट है वो बढ़े हुए हो सकते हैं। इसमें स्प्लीनोमेगैली, हेपेटो स्प्लीनोमेगैली देखना, यानी लिवर और स्प्लीन का साइज जो है इंक्रीज मिल सकता है, बढ़ा हुआ मिल सकता है। ये मैंने आपको डिफरेंट जो है साइन और सिम्टम्स बताए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं मलेरिया के केस में। तो मलेरिया के केस में आपको जांच कराने के लिए मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट किया जाता है, जिसे हम एमपी टेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी मलेरिया पैरासाइट को ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि इसका कल्चर भी किया जा सकता है। मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम थिन स्लाइड स्मीयर और थिक स्लाइड स्मीयर का यूज करते हैं। साथ में मलेरिया के केस में आप जो है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, यानी जो आपका मलेरिया पैरासाइट है उसके प्रति ब्लड में एंटीबॉडीज को देखा जा सकता है। मलेरिया के केस में आप सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी में आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है, जैसे मलेरिया के केस में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, तो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, साथ में इसमें ल्यूकोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, यानी डब्ल्यूबीसी की जो काउंट है वो डिक्रीज पाई जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट की काउंट भी इसमें जो है देखने को डाउन मिलती है। तो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम है, और जो है इसमें आपकी प्लेटलेट की मात्रा कम है, और साथ में सजेस्टिव और जो साइन और सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताए हैं वो देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से आप मलेरिया को कंफर्म कर सकते हैं। हालांकि मलेरिया को कंफर्म करने के लिए मैंने पहले भी बताया है, इसकी साइकिल को समझना जरूरी है, और फर्स्ट टाइम अगर मलेरिया आपको नेगेटिव आता है तो इसी टेस्ट को, यानी मलेरिया पैरासाइट को ही कम से कम आपको 2 to 3 टाइम्स जो है रिपीट करना है, ताकि आप इस चीज़ को कंफर्म कर पाएं कि ये मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट को एक्चुअली 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है आपका नॉन फेल्सीफेरम मलेरिया, और दूसरा क्लास है वो है फेल्सीफेरम मलेरिया। जो नॉन फेल्सीफेरम मलेरिया है, यानी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, इनकी वजह से अगर जो है मलेरिया फीवर है, तो उस केस में क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन का हम यूज़ करते हैं। अगर कोई पेशेंट क्लोरोक्विन के लिए ऑलरेडी जो है रेसिस्टेंट हो चुका है, तो उस केस में लूमेफेंटिन, आर्टीमीथर, इस तरीके से प्रोग्वानिल, इन ड्रग का यूज कर सकते हैं, और साथ में प्रीमाक्विन का यूज हम जो है 30 mg में करते हैं आपके 14 से 15 दिन के लिए। अगर बात करें आपका फेल्सीफेरम मलेरिया, तो फेल्सीफेरम मलेरिया को फिर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कॉम्प्लिकेटेड और एक है अनकॉम्प्लिकेटेड। तो अनकॉम्प्लिकेटेड जो फेल्सीफेरम मलेरिया है उसके केस में भी लगभग सेम ड्रग चलती हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड जैसे मैंने बताया, तो उस केस में जैसे आपका लूमेफेंटिन, आर्टीमीथर और प्रीमाक्विन जैसी ड्रग चलती हैं, साथ में जो है डाईहाइड्रो आर्टिमिशन, है ना, इस तरीके की ड्रग का यूज़ किया जाता है। और जब मैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की जिक्र करता हूँ, तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का मतलब क्या है कि पेशेंट का जो सेंसोरियम है, जो उसकी कॉन्सियसनेस है, वो अल्टर्ड हो चुकी है, यानी उसको जैसे आप कह सकते हैं कि बेहोश हो जाना, उसको जो है ये नहीं पता चल रहा है कि उसका नाम क्या है, उसको बार बार बेहोशी हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस हो रखी है ना। ये सारी जो स्थिति है ये कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की है, और कॉम्प्लिकेटेड जो फेल्सीफेरम है इसको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके केस में जो ड्रग हैं वो जो है डिफरेंट होती हैं, और ये कह सकते हैं कि सिम्टम्स के हिसाब से हम उस समय से ट्रीट करते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि मलेरिया के जो का स्प्रेड को कैसे रोका जाए, यानी किस तरीके से आप मलेरिया को रोक सकते हैं फैलने से। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मलेरिया का जो स्प्रेड है वो मॉस्किटो के द्वारा होता है। तो आपको सबसे पहले ऐसा करना है कि मॉस्किटो के जो का है, कह सकते हैं कि मॉस्किटो को नहीं बढ़ने देना है, मॉस्किटो के रिप्रोडक्शन को रोकना है। और उसके लिए आपको पानी को नहीं इकट्ठा होने देना है। जहां भी आपके आसपास जो है, जो भी आपकी छतों पे टायर या पॉट या आपके गमले वगैरह जो भी हैं, उनमें यूज करना है कि आप उसको मॉस्किटो को मारने के लिए, मॉस्किटो को भगाने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह का यूज कर सकते हैं। मॉस्किटो के लिए कुछ बहुत सारे मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिससे मॉस्किटो को, या आपके जो भी आसपास में पानी के एरिया हैं उसमें आप ऑयल वगैरह या इस तरीके की चीजें स्प्रेड कर सकते हैं जिससे मॉस्किटो की जो है ग्रोथ ना हो। और साथ में आप अपने घरों में जो खिड़की दरवाजे हैं उन पर वायरिंग कर सकते हैं, यानी मैश नेट लगा सकते हैं जिससे मॉस्किटो की एंट्री ना हो। आप इसमें मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से मॉस्किटो के स्प्रेड को हम रोक सकते हैं।